हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज पे आपसे डायरेक्टली सवाल बहुत कम पूछता है, चाहे आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। लेकिन अगर दोनों को मिला दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काफ़ी सारे सवाल पूछता है और सिंपल इंटरेस्ट को उसमें ऐड करके ही ज़्यादातर सवाल पूछता है। कई बार क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट वाले जो सवाल हैं उनको भी पूछ लेता है। तो इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा देखेंगे। मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तो आपको एक सीधा सा मेथड पता है, उसी से सारे सवाल हो जाते हैं। PRT अपॉन 100 बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो उस तरीके के सवाल, जिस तरीके के आपको पता है, हर तरीके की जो ट्रिक है, जब भी कोई सवाल हम करते हैं तो बहुत सारी तरह की ट्रिक आपको बताई जाती है। आपने सबने पढ़ी होंगी, आपकी ऑफलाइन कोचिंग में भी, ऑनलाइन भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज़। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 200 में से अगर 140 कट ऑफ जाती है तो 160 नंबर लाओगे, 170 नंबर लाओगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा प्री में, ठीक है। और उसके बाद आपको मेंस का पेपर भी देना है। तो आप सिर्फ एक मेथड याद करके चले गए कि इसी मेथड से मेरे को पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि उससे आपका कई बार क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में लंबा वाला रास्ता आप अपना लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए सारे मेथड आपको पता होना जरूरी है, और कौन से मेथड की क्या स्पेशलिटी है और कौन से मेथड की क्या लिमिटेशंस हैं, सारी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप वीडियोज को, जो भी हमारा ये कोर्स चले, इसको पूरा देखना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियोज में इसको पूरा करूं, लेकिन कोई भी चीज़ रह भी नहीं जाए, इस तरीके से भी नहीं करूंगा कि आपको जल्दी कराने के चक्कर में या कम वीडियोज के चक्कर में इसको कुछ छूट जाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं हम आगे चल के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूं। एक तो होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को बोलते हैं हम मूलधन। ये थोड़ा मैं बेसिकली आपको 2 मिनट लूंगा, आपका ये सारी चीजें एक बार पता होना चाहिए। प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो पैसा जिसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। उसके बाद होती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। ब्याज किस कौन सा होता है, आपको जब प्रिंसिपल के ऊपर कुछ आपने ब्याज दर लगा दी है, किसी भी मान लो 100 रुपए के ऊपर महीने के या साल के आप 2 रुपए लेते हो, साल के 2 रुपए लेते हो 100 रुपए पे, तो क्या हो गया, 2% का एनुअली ब्याज लग रहा है उस पैसे पे जो भी हमने दिया है प्रिंसिपल अमाउंट उस पे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट की जो रेट होती है, ब्याज होता है, वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, ब्याज दर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी भी हो सकती है। और ये हम आपको देखने को मिलती है, कई बार एनुअली मिल जाएगी, एनुअल मिल जाएगी, उसके अलावा हाफ ईयरली भी मिल जाएगी, 6 माही जिसको बोलते हैं, ठीक है। एनुअली यानी कि साल भर में जो लगती है एनुअली लग जाएगी। उसके अलावा 3 माही भी लग जाती है, यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टरली लग जाती है, और कई बार मंथली भी लग जाती है। लेकिन आपके जो सवाल हैं ज़्यादातर इन तीनों पे ही पूछे जाते हैं कि जो ब्याज दर है वो साल भर में लग रही है, एनुअली लग रही है, या हाफ ईयरली यानी 6 माही लग रही है, अर्धवार्षिक लग रही है जिसको बोलते हैं, क्वार्टरली यानी 3 माही लग रही है। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा अमाउंट, या कि मिश्र धन भी बोलते हैं जिसको, अमाउंट, अमाउंट यानी कि होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, वो पैसा जो आपको रिटर्न में मिलेगा। मूलधन तो मिलता ही है वापस, साथ में ब्याज जोड़ के अगर जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनको हमें याद रखना है। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको करते हैं पी से, प्रिंसिपल को। इंटरेस्ट को करते हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो एसआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सीआई से, और उसके अलावा अमाउंट जो है उसको ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम जो है, जो भी टाइम दिया होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक हो ब्याज की दर है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगी, ब्याज की दर, ब्याज दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये तो बेसिक हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई जिसको हमें देखना है। आगे चल के देखो, आप हिंदी मीडियम के भी होंगे बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। लेकिन मैं क्या है, जब मैं बोलूं प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पता होना चाहिए वो मूलधन है। आप ये नहीं सोचें, इसी चीज में रिजिड ना हो जाए कि इसने मूलधन क्यों नहीं बोला, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। क्योंकि मैथ में आपको कोई हिंदी मीडियम या कोई इंग्लिश मीडियम नहीं होता। आपको एक बार पता चल गई टर्म्स क्या है,
क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला कौन सी भाषा में पढ़ा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा हमारा मेन फोकस जो होगा वो ये होगा कि हमें, देखो वीडियोस तो आप और भी देख लोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सारे मेथड आपको सीखने जरूरी है। सिर्फ एक मेथड सीख के आपका काम नहीं बनेगा, आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक अच्छी नहीं आई तो आपका क्या बोलते हैं, आपको कोई भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सिर्फ 140 नंबर नहीं लाने आपको एसएससी में या फिर बैंकिंग में, आपको पता है कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो सब आपको चीज़ें पता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको अंतर क्या है वही बताता हूं। पहले तो चीज़ें आप समझिए, धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज की बात करूं, मान लीजिए मैं 100 रुपये किसी आदमी को उधार देता हूं, 100 रुपये उधार देता हूं। साधारण ब्याज की दर जो है, रेट क्या है हमारी, आर बराबर है 10%। 10% ब्याज दर लगाया सालाना, यानी कि एनुअली, वार्षिक दर से 10% के हिसाब से मैंने 100 रुपये उधार दिए कि भाई मेरे से उधार ले जा 100 रुपये, एक साल बाद तेरे को 10% ब्याज मेरे को वापस देना पड़ेगा। तो 10 रुपये, 100 पे 10 हो गया, 10 रुपये जुड़ेंगे कितना हो गया, एक साल बाद वो मुझे कितना पैसा देगा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया। सही बात है, 100 रुपये को अगले साल वो मुझे वापस रिटर्न करेगा तो 110 रुपये देगा। ठीक है, लेकिन जब अगर ये एक साल बाद नहीं देता है तो फिर जो ब्याज लगेगा वो इस 100 पे ही लगेगा। ब्याज हमेशा और हमेशा मूलधन पे ही लगता है साधारण ब्याज में, और मूलधन हमेशा क्या है, आपका कांस्टेंट है। शुरू में जो पैसा दिया है वही तो आपका मूलधन है, और मूलधन अगर नहीं बदला तो आपका ब्याज भी नहीं बदलेगा। अगर यहां 10 लगा है 10%, तो यहां भी 10% लगेगा इसी मूलधन का, इसी का 10% अगेन आपका 10 लगा, 2 साल बाद हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, आपको क्या दिखा कि एक साल बाद देगा तो 110 देने पड़ेंगे, 2 साल बाद दिया तो क्या हुआ, 120 देने पड़ेंगे, 3 साल बाद दिया तो 130 देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, हर साल का जो ब्याज है वो इक्वल है, क्योंकि साधारण ब्याज है। ब्याज जो है वो बदल नहीं रहा है। क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि ब्याज जो है हमेशा एक ही अमाउंट पे कैलकुलेट किया जा रहा है। वो कौन सी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी कैलकुलेट तो शुरू जाएगा आपके प्रिंसिपल के ऊपर ही, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो हर बार बदल जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 100 रुपये ही था, शुरू में मैंने 100 रुपये के लिए ही उधार दिए किसी आदमी को, और मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आर जो है वो 10% है एनुअल। ठीक है, एनुअली 10% आपको लगती है, लेकिन ये जो ब्याज जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा किस तरीके से, कंपाउंडली इंटरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 10% पहली साल आपने क्या देखा, 10% लगा, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, और 110 रुपये का अब में अगले साल उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वो उस 110 रुपये को हमें लौटा देता है तो आगे ब्याज नहीं लगा। एक साल तक तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहते हैं। अगर ये जो ब्याज की दर है वो एनुअली है तो जितनी भी दर है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग है। मान लो एक साल का ब्याज लग रहा है और ब्याज दर भी एक साल के अकॉर्डिंग ही दे रखी है, तो 10% साल भर के तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी सेम रहा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम रहा। लेकिन एक साल बाद, यहाँ पे समझना बात को, जिसको नहीं आता, सबको मैक्सिमम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अब यहाँ पे जो रेट लगेगी, यहाँ जो ब्याज लगेगा, यहाँ जो सीआई आएगा वो कितना आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है, वो इस पे ना लग के इस पे लगेगा। अब प्रिंसिपल ये माना जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरीके से चार्ज किया जाता है कि एक साल बाद जो पैसा हो गया है उसके ऊपर अब हिसाब किया जाएगा। ठीक है, ज्यादातर जगह यही ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। ठीक है, साल भर बाद हिसाब होता है, 110 रुपये हो गए, 110 रुपये वो बंदा वापस चुका सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुकाए तो अब उसका 110 पे ब्याज लगेगा। यानी कि 110 का मैं अगर 10% निकालूं तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 110 में 11 जोड़ो, एक साल बाद कितना हो जाएगा, 121। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जब 10% की दर से हमने ब्याज निकाला 2 साल का, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 100 रुपये पे
आपको कितना लगा, 20 रुपये लगा, 120 देने पड़ेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो 100 में पहले 110 हुए और फिर अगले साल 121 हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या फर्क मिल गया, 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है ना। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा ही क्या है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बदल गया है कि अब जो कंपाउंडली चार्ज किया जा रहा है ब्याज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 4 तरीके बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान है, उसको 2 तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। और कंपाउंड के जो सवाल हैं अलग अलग टाइप के वो भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, कौन सा मेथड कहाँ लगेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस ये है कि आपको चैनल के साथ बने रहना है और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको तभी उसकी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई पे चलते हैं। एसआई निकालने का एक फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि PRT अपॉन 100। ये क्या है, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, जितने टाइम के लिए उसको दिया गया है, और SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आसान सा फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन बढ़ती नहीं है क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है। लेकिन जब हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है हमारा, पहले आप देखिए अमाउंट का फॉर्मूला बनता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं पहले निकालूं अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 बट इनकी पावर टी। टी यानी टाइम, यहाँ पे कई बार आपको एन भी देखने को मिलता है, लेकिन वो एन का मतलब ही है नंबर ऑफ, जितना आपको टाइम दे रखा है। अगर एनुअली है तो एन की वैल्यू साल में हो जाएगी, क्वार्टरली है तो आपके उसमें तिमाही के हिसाब से हो जाएगी, कितनी तिमाहियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया अमाउंट, ए की वैल्यू ये आ गई है। लेकिन सी आई क्या होता है, सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये तो यूं का यूं ही रहेगा, 1 अपॉन आर बटे 100 की पावर टी माइनस पी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, सी आई का। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे, आप आर की वैल्यू कुछ रखेंगे, मान लो 7 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 107 बटे 100 की पावर, मान लो 3 साल का है 2 साल का है, तो उसको आप गुणा करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कई बार लंबी हो जाती है। अगर छोटी हो जाती है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेशन और टाइम बचाना है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई सा भी मेथड फॉलो करना पड़े वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए दोनों फॉर्मूले एसआई और सीआई निकालने के। अब इसका इस्तेमाल करके मैं आपको 1-2 सवाल बताता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फिर चलेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा कि प्रिंसिपल है 3500 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका क्या बोलते हैं 4%, कोई दिक्कत नहीं है, और टी है आपका 2 साल, और ये जो लग रहा है ब्याज तो आपको बताना है सीआई कितना है, ये पूछा है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो सीआई निकाल सकते हैं, ऐसा ही निकाल सकते हैं, सॉरी। तो ऐसा ही निकालने के लिए आप क्या है, इसमें आप वैल्यू रख जाओ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीका आप क्योंकि कर सकते हैं, 3500 गुणा 4 गुणा 2/100। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो 35 गुणा 2 यानी 70, 70 गुणा 4 यानी 7 चौक 28, 280 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा तो पूछेगा भी नहीं, किसी भी एग्जाम में आपसे इस तरीके का सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। कई बार इसी सवाल में आपको मान लो ऐसे दे दे, सीधे सीधे सवाल करा रहा हूं मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। इंस्टॉलमेंट में जब इस्तेमाल करता है सिंपल इंटरेस्ट का, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करता है, वही सवाल पूछता है मेनली। लेकिन एक और बात पूछ देता हूँ, क्या पता कभी पूछ लें, छोटा कोई एग्जाम हो। इसने मान लो दे रखा है कि कोई व्यक्ति जब किसी को ऋण देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देता है, तो उसका प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, इसी को हमें निकालना है आगे। और इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पी में से मान लो 2500 कम है, प्रिंसिपल से 2500 कम है,
तो आपको बताना है, आर भी दे रखी है आपको, मान लीजिए 5% दे रखी है, और टी दे रखा है आपको 2 साल, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से दे सकता है। अब ये क्या है, यहां भी आप फॉर्मूले में रखना है पी माइनस 2500 बराबर पी इंटू आर इंटू 2/100 निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, इस तरीके से ना भी करूं, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। अब वो तरीका और समझिए। देखिए, मैंने जब आपको प्रतिशत पढ़ाया था या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि हमेशा प्रतिशत को, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलिए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज तो आपको ज़्यादातर जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उनको करने से पहले आना चाहिए। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 5% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, और 5/100 कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको शायद ही कोई दिक्कत होगी, 1/20 हो गया। अब मैं जब बताता था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं क्या कहता था, नीचे वाली वैल्यू वो होगी जिसके ऊपर ऊपर वाली कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट निकालते थे तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती थी, कॉस्ट प्राइस होती थी, क्रय मूल्य होता था, और ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ब्याज किसके ऊपर लग रहा है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है। बात समझ रहे हो आप। तो ये क्या है, ये नीचे वाला जो है ये प्रिंसिपल को बताता है कि ये 20 यूनिट जो है ये प्रिंसिपल है, और ये 1 यूनिट जो है ये ब्याज है 1 साल का। 1 साल का ब्याज 20 रुपए पे कितना होगा, 1 रुपया होगा। यही बताती है ये रेट, ये बताती है कि अगर किसी को मैं 20 रुपए उधार दूंगा तो 1 साल बाद वो मुझे 1 रुपया ब्याज देगा, 20 के साथ 1 रुपया ब्याज देगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती है। ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर P बराबर 20 है तो अमाउंट जो है 1 साल बाद, 1 ईयर बाद, वो कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको AI के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो 20 से 21 हो गई। तो और इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि SI जो है, SI जो है वो 2500 कम है, प्रिंसिपल से 2500 कम है, ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से 2500 कम मिलता है। तो ब्याज कितना है यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कितना है, 1 रुपया, 1 रुपया है। अब ये 1 रुपया क्या बताता है, 1 रुपया बताता है कि ये 20 से 2500 कम है, यानी कि 20 यूनिट से 2500 कम है, ठीक। तो यहाँ पे अंतर जो है और वहाँ का जो अंतर है उसको हम यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट से कंपेयर करना मैंने आपको बताया, परसेंटेज में भी बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया है। यहाँ पे ब्याज हो गया इतना, यहाँ पे ब्याज है आपका ये, जो कि 2500 में से क्या है, 20 में से 2500 कम है। तो यहाँ पे आप x का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कई बार ऐसे मत कर देना कि 20 में से 2500 कम कर रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये 20 यूनिट है और ये 2500 रुपए है। तो आप इसके साथ x इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसानी होगी, क्योंकि आप कई बार कैलकुलेशन इस तरीके से छोड़ देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार 20 में से कराऊं कि या नहीं घटाऊं। तो आप ये मान लीजिए ब्याज तो है 1 यूनिट, जो कि होगी, यहाँ पे मैं x मान लो, इसको 1 के साथ x गुणा किया, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ x से गुणा कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। x बराबर 20x माइनस कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब 2500 को इधर लेके चला जाऊंगा तो 19x बराबर हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 2500/19, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आप जहाँ भी रखोगे इस 20 के साथ गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कितना है, 20x। मैंने ये मान लिया है। x इसीलिए इस्तेमाल किया, यूनिट में इस्तेमाल करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि देखो ये यूनिट है और इसको मैं सेपरेटली रखूं, तो ये 20 यूनिट थी, ये 19 यूनिट थी, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 19 यूनिट। 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 2500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके आ जाती 2500/19, ठीक है। फिर आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाती, 20 यूनिट की वैल्यू भी आ जाती, 21 यूनिट की वैल्यू भी आ जाती, और ब्याज के लिए जो आपकी 1 यूनिट है उसकी वैल्यू भी आ जाती। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। आप उतार लेना, जब भी मैं सवाल कराऊं तो मैं तुरंत मिटा देता हूं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आपके पास सारा ऑप्शन है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है। तो वो आप करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है।
तो ये इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। एकदम आसान सा चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रिंसिपल इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे एक सवाल पूछ देता है। मान लो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी दे रखी है 11 सही 1/9%, ठीक है। उसके बाद आपको कह रखा है कि प्रिंसिपल जो है और सिंपल इंटरेस्ट है इसका आपको रेशियो निकालना है आफ्टर टाइम 2 ईयर के बाद। 2 साल के बाद आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का आपको रेशियो निकालना है। तो ये सवाल भी बन सकता है, सीधा सा सवाल है। अगर मैं कहूं हमें काम करना है रेट पे, तो देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, यहां से आप क्या करोगे, एस आई और पी के ऊपर डिफरेंस निकालना है तो पी का जो है पी अपॉन एस आई निकाल सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा, पी से पी कट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहां से मैंने क्या कहा, आर की वैल्यू है 11 सही 1/9%। तो ये आर की वैल्यू है, इसको मैं कन्वर्ट करूं जब हमारे फ्रैक्शन में, तो आपको मैंने बताया था सीधा ही 1/16 20 तक तो मैंने सीधा बताया था कि आपको फ्रैक्शन याद रखनी है। लेकिन अगर नहीं याद है तो 11 9 99 और एक 100 100/9 और नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 1/9 आ जाएगा आपका। तो ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन। अब एक बात चीज देखिए, जब भी रेट की बात होती है तो ये किसके ऊपर लग रहा है ब्याज, प्रिंसिपल पे लग रहा है। तो 9 यूनिट किसको बताएगा, ये 9 यूनिट किसको बताएगा, ये बताएगा प्रिंसिपल को, ठीक है। और ये 1 यूनिट किसको बता रहा है, ये बता रहा है एसआई को, ये एसआई को बता रहा है। एक साल में आप एक चीज देखिए, प्रिंसिपल रेशियो एसआई पूछा है तो प्रिंसिपल कितना है 9, एसआई कितना है 1। अगले साल चल के ये तो क्या हुआ आफ्टर 1 ईयर। देखो सीधी सी बात है, आप सवाल को समझना, 1 साल बाद आपके पास प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो आता है 9:1। अब मुझे बताइए दूसरे साल आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल कभी बदलता है क्या, प्रिंसिपल तो वो रहेगा जो अमाउंट किसी को दी थी, किसी को ऋण के रूप में दी थी, तो प्रिंसिपल तो बदलता ही नहीं है, 9 है तो 9 ही रहेगा। लेकिन क्या ब्याज बदल जाएगा, ब्याज बिल्कुल बदल जाएगा। और ब्याज इस तरीके से बदलेगा, पहले साल 1 रुपया लग रहा है तो अगले साल भी 1 रुपया लगेगा, क्योंकि ब्याज जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये ब्याज जो है वो हमेशा इक्वल लगता रहता है। अगर एनुअली चार्ज कर रहा है ब्याज, तो आपका अगर पहले साल 1 रुपया लगा है अगले साल भी 1 लगेगा, उससे अगले साल भी 1 लगेगा, 100 साल तक काउंट करो ब्याज भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे ये 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 9:2 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इस तरीके के सवाल आपके कई बार जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे उनमें पूछ लिए जाते हैं। मान लो राजस्थान के पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम है, उनमें इस तरीके का सवाल पूछ लेगा, या फिर आरआरबी का छोटा कोई एग्ज़ाम है, मान लो रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी पूछ सकता है सवाल ये, ठीक। तो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। और हम बताऊंगा भी मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि हार्ड सवाल ही पूछेगा, आसान ही है, टॉपिक ही आसान है पूरा, तो हार्ड सवाल क्या बनेगा देखना। अब मैं इसी तरीके का एक सवाल और दे देता हूँ, लास्ट सवाल है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर हम इसके साथ मिक्स जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो इसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है। और टाइम जो है कितने टाइम के लिए दिया गया है, ये मान लो दिया गया है 6 साल के लिए, 6 साल के लिए आपको दिया गया है ब्याज पे कुछ भी पैसा। अब पूछा है कि कुछ पैसा, सवाल इस तरीके से देगा, कोई व्यक्ति कुछ पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को 16 सही 2/3% की ब्याज दर से 6 साल के लिए देता है, तो 6 साल बाद उसके प्रिंसिपल और अमाउंट में कितना रेशियो होगा, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ये आपसे पूछा है आफ्टर 6 ईयर। तो मैंने पिछली बार आपको प्रिंसिपल रेशियो ऐसा ही पूछ लिया था, अब की बार मैंने क्या बता दिया, मूलधन और मिश्र धन में अनुपात कितना है ये पूछ लिया। साधारण सी बात है, सीधी बात है कि मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन में आपको अनुपात पूछा है। तो अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है 16 सही 2/3% पे, जो कि होता है 1/6 कर सकते हैं। 16 × 48 और 2 50, 50/3%, प्रतिशत हटाइए नीचे 100 लगाइए तो 1/2 ऊपर से कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। ये बात है।
अब देखिए 1/6 है तो नीचे वाला क्या होगा, प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितने समय का, 1 साल का। ये रेट 1 साल की दे रखी है ना, तो 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगेगा 1 साल का। ये जो चीज है ये रेट यही बताती है, इस रेट का मतलब ये है कि 16 से ही 2/3% है, इसका मतलब है कि 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगेगा 1 साल का। तो रुपए तो 6 ही रहेंगे। अब यहां पे मैं बोलूं प्रिंसिपल है वो हमेशा 6 रुपए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट बदलता जाएगा, क्योंकि अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, ब्याज पे। ब्याज जुड़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा, ब्याज जुड़ेगा और अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना होगा, प्रिंसिपल हमेशा 6 होगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कितना ब्याज लगा। अब 1 साल का 1 रुपए ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया, 7 रुपए आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया आपका, ये हो गया 7 रुपए या फिर 7 यूनिट, ठीक। अब एक बात बताइए, ये 7 यूनिट क्यों हुआ, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ठीक है, अब एक बात देखिए, हर साल 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 6 साल में कितना ब्याज लगता जाएगा, हर साल 1 रुपये लग रहा है, तो 1 2 6 साल में 6 रुपये लग गया, तो 6 रुपये जुड़ेंगे 6 में, क्योंकि ये तो बदलता ही रहेगा, 6 तो रहेगा ही, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, 1:2, 1:2 आ जाएगा, कि प्रिंसिपल जो है वो मिश्र धन जो है वो प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा। सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता था, जस्ट इसका रिवर्स कर दूं मैं, कि सवाल आप खुद करना, सवाल यही है कि किसी ब्याज पे किसी मिश्र धन का नहीं, कोई मूलधन कितने समय में खुद का 2 गुना हो जाएगा, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, सीधा इतना दे दिया, ठीक है। देखो क्या दिया है कि कोई मिश्र धन मूलधन का कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, अगर ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है, ठीक है। इसी सवाल को मैंने रिवर्स किया है, पीछे वाले सवाल को आप रेट बदल लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप एक बार इसको खुद करके देखिए, मैंने क्या कहा कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का। ये आपको कंडीशन दे दी, ये तो हो गई आपकी कंडीशन, ओके। और आपको अब पूछा है टाइम, कितने समय में खुद का 2 गुना हो जाता है कोई मूलधन, जो कि अमाउंट है वो दुगुनी हो जाएगी। तो इस सवाल को आप खुद करें। हाँ, तो सवाल हो गया, आपने देखा टाइम निकालना था, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है आपको एक बार देख लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो मैंने क्या कहा, हमें सारी जो कैलकुलेशन है इस तरह के सवालों में रेट पे करनी है। आप चाहो तो PRT/100 से भी कर सकते हो, यहाँ पे P की वैल्यू आप रखेंगे, P रख लो, यहाँ पे SI की वैल्यू क्या रखोगे, आपको पता है SI की वैल्यू क्या होगी। एक तरह से अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट यहाँ पे 2P है और ये आपका P है ही, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, यानी कि ब्याज और मूलधन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं, यहां से आप निकालेंगे फिर T की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन आपका ये जब दे रखा है इस तरीके से, इस फॉर्म में दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है, आप इसको 16.66 करें, वो चीज करें, उससे अच्छा मैं आपको दूसरा तरीका जो है, जिससे हमने पिछले वाला सवाल किया कि क्या करें, 16 2/3 को आप कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में, जो कि आ जाएगा आपका 1/6, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो 6 क्या हो गया, ये तो हो गया P, ठीक है, P हो गया, ये हो गया आपका SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का साधारण ब्याज हो गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वो समय बताइए जब ये प्रिंसिपल है, इसके बदले हमें जो अमाउंट मिलेगा मिश्र धन है वो प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाए, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या करें, ये देखिए प्रिंसिपल और यहाँ पे SI के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ये क्या होगा, प्रिंसिपल दुगुना हो जाएगा, यानी कि क्या है, प्रिंसिपल के बराबर ही हमें ब्याज मिल गया है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। रेशियो अगर सिमिलर आएगा, इक्वल आएगा, तो यहां से आप क्या निकल सकते हैं, यहाँ रख के आप P, यहाँ रखो P, यहाँ रखो P से P कट जाएगा, RT/100 बराबर 100 आ जाए, RT/100 बराबर 1 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है ही, ठीक है। दूसरा आप क्या करें, देखो ये 6 यूनिट है, P बराबर क्या आ जाएगा, 6 यूनिट है, और SI यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, कितने साल का,
ये है 1 साल का, तो इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। कितना साल आ जाएगा? 6 साल आ जाएगा। तो सीधा ही आप इसका आंसर दे सकते थे। इस तरीके से सवाल है, लेकिन जब मैंने बताया आपको ऐसा सीधा लगा है, सवाल की भाषा आपको समझनी है। आपको क्या दिखेगा? कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ एक डेटा दिखेगा, वो कहेगा कि रेट बराबर 16 सही 2/3% है, तो वो समय बताओ जिसमें प्रिंसिपल खुद का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बतानी है आपको। इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो सवाल कराऊंगा मैं आपको, वो पहले वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही मिक्स जो होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वही सवाल कराऊंगा। उससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और 2-3 तरीके हैं हमारे। पहले मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, फिर तीसरा तरीका है वो और भी सिंपल है, लेकिन हर मेथड की एक क्या है, कैपेसिटी है, एक स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको इस्तेमाल करना है। सवाल समझिए। सवाल क्या समझिए, एक बात समझिए। मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आपने देखा हो, और अगर आपको पहले से आता है, वीडियो नहीं भी देखा हो, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा था कि 10% पहले दे रहा है डिस्काउंट, फिर 20% दे रहा है, फिर 30% डिस्काउंट दे रहा है, 3 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, 100 रुपये माना मार्क प्राइस को, उसमें से 10% निकाल दिया तो हमारा 90 आ गया। ये 10% निकाला, फिर उसमें से 20% निकाला, 9 दूनी 18, यानी कि 18 निकाल दिया, 72 आ गया। उसमें से मैंने 30% और निकाल दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये मार्क प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, एसपी आ जाएगा। ये क्या था, हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट था। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये क्या है, ये सक्सेसिव डिक्रीज होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि डिस्काउंट में सामने वाला छूट देता है। ठीक है, छूट दे रहा है ना, लेकिन जब ब्याज ले रहा है तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज क्यों, पहले साल का मान लो 10% का इंक्रीज है, दूसरे साल 20% का ब्याज ले रहा है, तीसरे साल 30% का ब्याज ले रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं अगर बोलूं इस साल 10% था, अगले साल भी 10% है ब्याज, लेकिन फिर भी ये सक्सेसिव डिस्काउंट इंक्रीमेंट है। क्यों, क्योंकि 100 का 10% होगा तो 10 रुपए होगा। ठीक है, ये हो गया पहले साल का सीआई, लेकिन दूसरे साल हमें पता है कि 110 के ऊपर ब्याज लगने वाला है, तो ये 10% मिलके ही हमारा 11 रुपए बन जाता है। ये बात आपको पता है ना। तो इसका मतलब ये चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके का क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। ठीक है, हर साल ब्याज आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट में, तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, एक इफेक्टिव परसेंटेज निकालते थे। इफेक्टिव परसेंटेज निकालते थे। इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब ये है, मान लो x% और y% का हमारा क्या था, ये तो मैं यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग बता देता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट का है, और मान लो आपको एक बार x% का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक बार y% का हो रहा है, तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेट जो आएगी वो आएगी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी इफेक्टिव रेट। मैंने इसी तरीके से आपको बताया था तुलनात्मक जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता था, ये डिस्काउंट जो होता था, वो किस तरीके से निकलता है, ऐसे निकलता था। लेकिन इन केस सक्सेसिव हमारा क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, सक्सेसिव इंक्रीज है। तो मान लो x% का पहले लग रहा है, दूसरी बार y% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके लिए इफेक्टिव इंक्रीमेंट कितना होगा, तो इसके लिए इफेक्टिव रेट निकालनी है हमें, तो वो आ जाएगी आपकी x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बट्टे 100। ये अगर चीज आपको समझ में आ गई तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो इससे आप क्या है, मान लो पहले 10% का ब्याज लग रहा है, दूसरे साल भी 10% का ब्याज लग रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चला कि हमें इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, एक बार एक चीज देखिए, अब ये तो आप एक बार उतारना, कोई इसका महत्व नहीं है, इसमें हमें यूज नहीं करना है इसको डिक्रीमेंट को, लेकिन इंक्रीमेंट को यूज करना है। कैसे करना है, एक बार मैं 2 का ही एग्जांपल आपको बताता हूं।
तीसरा है उसको भी हम निकाल देंगे बाद में। देखिए मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे और आपको दे रखा है कि 10% की ब्याज दर लगती है 2 साल के लिए, तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% लगा, तो इसका मतलब हमें इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले भी 10% था, अगले साल भी जो 10% है वो किस पे लगेगा, वो प्रिंसिपल पे लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये जो 10% है ये मूलधन या प्रिंसिपल पे नहीं लग के उस अमाउंट पे लगेगा जो 1 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, 1 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगी उस पे लगेगा। तो इसलिए हम एक इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। इफेक्टिव क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हमने फॉर्मूले में रखा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। तो ये तो आपका हो जाएगा 1, ये 10 और 10 20 हो गया, तो आ गया कितना 21%। समझ रहे हो बात को। तो आप मान लीजिए मैं बोलूं कि प्रिंसिपल था हमारा 100 रुपए, प्रिंसिपल था 100 रुपए, तो 100 रुपए पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% ब्याज दर से कितना होगा, तो CI निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 100 का 21%, प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100 लगाऊंगा, कितना आ जाएगा 21 रुपए। यही चीज मैंने जब बताई थी आपको कि पहले साल लगा 100 पे कितना, यहाँ पे मैं इसका दूसरा मेथड जो था पहले मैं बता रहा हूँ, अभी 100 मान के इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका जो दिमाग है वो सारा कैलकुलेशन पे ना लगे। कैलकुलेशन पे अगर लगाओगे सारी चीज तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, 100 रुपए था प्रिंसिपल, ठीक है, 1 साल बाद जब 10% लगा तो कितना हो गया 110 रुपए हो गया अमाउंट 1 साल बाद, ये 1 साल का हो गया। अब मैंने क्या कहा, अब मैं फिर 10% लगा रहा हूं तो 110 पे 10% कितना हो गया 11 हो गया, तो कितना हो गया 121 हो गया। तो मैं यहां से यहां तक गया तो कितना ब्याज मिला मुझे 21 रुपए। वही चीज मैंने इस मेथड से करी तो भी हमारा 21 आया। तो हमने क्या किया, इस चीज को बाईपास करने के लिए इन दोनों की ये जो चीज है इसको हटाने के लिए मैंने सीधा क्या किया, 10 और 10 का एक इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज से हम जो मैक्सिमम सवाल हैं उनको कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया हमारा, ठीक है, इसको समझिए, इससे हम 1-2 सवाल करते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस मेथड से करने का क्या फायदा है। बहुत फायदा है इस मेथड का, इससे बहुत ज्यादा सवाल जो है वो आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं एक मेथड आपको और बताऊंगा जो आसान है, लेकिन उसके अंदर एक चीज प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो यहाँ पे ये तो 10-10 है, 10-10 वाला तो आसान सवाल है, प्रिंसिपल भी 100 रुपए दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 3% है, दूसरे साल 4% है और टाइम आपका 2 साल हो गया। ठीक है, 2 साल हो गया, प्रिंसिपल आपका दे रखा है मान लो 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए मान लेता हूं मैं एक बार के लिए। आपको दे दिया 3% ब्याज, 4% ब्याज, एक कोई प्रिंसिपल देता है तो आपसे पूछ लिया कि 2 साल का ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा। सवाल देख रहे हैं, भाषा यही रहेगी, किसी भी तरह से घुमाए। बात मैंने ये कहा है कि कोई मूलधन 1200 रुपए पे पहले साल 3% का ब्याज लगता है, दूसरे साल 4% का ब्याज लगता है, और जब इसने बोला नहीं है कि ब्याज वार्षिक लगता है या अर्धवार्षिक लगता है, हमेशा मानना है कि वार्षिक लगेगा, यानी कि एनुअल लगेगा है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूं, इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 3 + 4 + 3 गुणा 4/100। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता है, वो बोर्डमास रूल तो सबको आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो 12 में 100 का भाग देंगे तो 0.12 आएगा, तो 3 + 4 यानी 7, और 7 में अगर 0.12 जोड़ेंगे 7.12। ये क्या आ गया, ये आ गई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो है ये वैसे ही काम करेगी जैसे सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज दर काम करती है। मैंने क्या किया, 3 को भी यूज नहीं करना, अब 4 को भी यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यूज करना है सिर्फ 7.12 का। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी मूलधन था P उसको गुणा कर देंगे रेट ऑफ, ये इफेक्टिव रेट जो है ER मान लो मैं इसको, नीचे लगेगा हमारा 100, हमेशा यही हमारा हमेशा आंसर रहेगा। तो CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मैं ये कितना था 1200 गुणा 7.12
12/100। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन में आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये तो आप आराम से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट लेना, 12 को 7.12 से गुणा कर लो। तो इस तरीके से इस सवालों को आप कर सकते हैं, ठीक। तो लेकिन इसमें क्या है, मेन चीज क्या है, किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, रेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो तरीका है आपका तब काम करता है जब आपके पास रेट दे रखी है। कई बार रेट पूछेगा, वो तो अभी दूर है हमारी चीजें। अभी हम वही सवाल करेंगे सारे जिनमें हमें रेट दे रखी होगी और उसके बाद आपसे पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अमाउंट कितना है। अब यहाँ पे मैं मान लो आपको दे दूं कि 16 सही 2/3%, ठीक। उसके बाद दे रखा है मान लो 11 सही 1/9%। इनका आपको निकालना है क्या, इनका निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा जब प्रिंसिपल दे रखा हो। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड से आपको नहीं करना है। ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो मेथड है इस तरीके के सवाल में आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। इस तरीके का जो सवाल है उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको तो यहीं रखिए, ठीक है। एक सवाल मैं आपको पहले वाले तरीके से करा देता हूं जो कि किसी को नहीं समझ में आया हो तो आपको समझ में आ जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 20% और 30%। पहले साल 20% लग रही है, दूसरे साल 30% लग रही है। तो आपसे पूछा है कि अगर प्रिंसिपल 6,000 रुपए है तो अमाउंट कितना मिलेगा 2 साल के बाद। किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपए पहले साल 20% की ब्याज से, दूसरे साल 30% की ब्याज दर से दिए हैं, तो उसको 2 साल के बाद कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना मिश्र धन उसको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 30 का हमें इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है, जिसको मैं बोलूंगा ER इफेक्टिव रेट। वो कितनी हो जाएगी, 20 + 30 + 20 × 30/100, ठीक है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये 6 आ गया और ये 50 था तो 56%। तो 56% क्या है, 56% वो रेट है जिसको अगर आप इन दोनों को रिप्लेस कर दो और एक बार ही काउंट कर लो तो आपका क्या आएगा, CI आ जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे को जब अमाउंट ही पूछा है तो आप एक चीज देखिए, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो आपका अमाउंट है। तो मैं ये मानता हूं ना हमेशा प्रिंसिपल 100% था, परसेंट तो 100 ही था ना खुद का, उसमें उसी का 56% जोड़ेंगे तो 156% हो जाएगा। तो या तो मैं सीधा ही ऐसे बोल दूं कि अमाउंट बराबर 156% ऑफ P, ये बात गलत नहीं है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 156 × P/100। तो P की वैल्यू आपके पास है 6,000, ठीक है। 2 जीरो यहां से आप काट दो, फिर आप यहां से गुणा कर लो, 0 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, 6 एकम 6, 6 और 3 9, तो 9,360 रुपए ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले यहां से तो आप या तो 6,000 उसमें से घटा दो या फिर आपका क्या होगा, 56% ऑफ P है तो 56 × 6,000/100 आएगा। तो आपके पास सीधा यही आएगा 3,360 रुपए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका कि अगर आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज है तो आपको उससे कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। अब मैंने क्या बताया आपको, 2 साल के लिए तो बता दिया, 1 साल 2 साल, अगर तीसरी साल आ जाए तो क्या करना है। मान लो कई बार सवाल देता है, मैं आपको भाषा में यही पूरा बताता हूँ, ये मैं आपको बाद में कराने वाला हूँ, जो कि एक हमारा दूसरा मेथड है, उससे करेंगे। इससे भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बड़ी क्यों करें, क्यों करनी है कैलकुलेशन बड़ी, पॉइंट्स में जब आपके पास है उसको आप इफेक्टिव रेट में बदलोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। अगर मैं बोलूँ 16.66 को 11.11 में जोड़ना है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बटे 100 का भाग देना है, आपका उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, मान लो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल दे रखा है। कई बार आपको ऐसे भी दे देता है कि पहले 2 साल का ब्याज 10% है, फिर आने वाले 3 साल का ब्याज 20% है और उसके बाद आगे आने वाले 4 साल का ब्याज 30% है, इस तरीके से भी दे देता है। लेकिन अभी मैं 3 साल का आपको इस तरह से बता रहा हूँ, 10%, पहले साल 10% लग रहा है, दूसरे साल 20% लग रहा है और तीसरी साल 30% लग रहा है ब्याज। प्रिंसिपल कुछ भी मान लो, देखो आपको कैलकुलेशन करने का शौक है तो यहाँ पे पॉइंट्स में मानो, कुछ भी उठपटांग मानो,
लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो आपको क्या समझना है, प्रॉब्लम को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 13,000 कुछ भी मान लिया, 13,000 रुपये मान लिया। 13,000 रुपये को कोई आदमी ब्याज पे देता है 3 साल के लिए, और पहले साल की ब्याज दर 10%, दूसरे साल की 20% और तीसरे साल की 30% है। तो आपको बताना है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अमाउंट आपको बताना है, यानी कि मिश्र धन आपको बताना है कितना मिलेगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है इफेक्टिव रेट। तो पहले इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकालूंगा मैं, E1 आ गई मान लो। फिर जो भी E1 आएगी उसको इसके साथ निकालूंगा और वही आएगी हमारी ER, जो कि हमें निकालनी है। जो भी आएगी हमारी इसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले 10 और 20 की हमने निकाली हुई है, कितनी आई थी, आप यहां से ही निकाल सकते हैं। 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100 आ जाएगा। काटेंगे कितना हो गया, ये तो 2 और ये 30 है तो 32 आ गया। 32% तो E1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है, 32% और 30% इन दोनों की एक और इफेक्टिव रेट निकालनी है, क्योंकि वही मेन इफेक्टिव रेट है। अगर तीनों को रिप्लेस करना है तो तीनों की इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो निकालिए 32x + y यानी 32 + 30 प्लस x × y यानी 32 × 30 बटे 100 आ गया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहां से आएगा 32 × 3 कितना होता है, 2 × 3 = 6 96। ठीक है, तो 32 × 3 = 96 आ गया, तो 9.6 बचेगा क्योंकि नीचे 0 है। और 30 और 32 कितना हो गया, 62। 62 + 9.6 कितना आ गया आपके पास, इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज, ये आ गया आपके पास 71.6। ये क्या है, ये क्या है, ये इफेक्टिव रेट है। अगर मैं इस रेट को मल्टीप्लाई कर दूं अपने प्रिंसिपल से तो वो चीज आएगी जो कि ब्याज के रूप में मिलनी चाहिए। ये ब्याज है, ये एक तरीके से ये वो रेट आती है जो कि 1 साल में ब्याज निकाल सकते हो आप, कि आपको टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इफेक्टिव रेट तीनों साल की हमने इंक्लूड कर दी। ठीक है, तीनों साल की हमने एक साथ ले आए, तो हमारे पास इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 71.6%। तो यहां से मैं निकाल लूं, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूं तो हमारा सॉल्व इधर हो जाए। तो ये आ गई हमारे पास 71.6% इफेक्टिव रेट। क्यों, इसमें मैंने 30 वाला ऐड करके निकाला तो क्या आया, ठीक, ये यहां से आपका 71.6 बनता है। ठीक है, तो आपको अगर उतारना है तो देख लीजिए। उसके बाद आगे चलिए, आगे हमें निकालना है कि अमाउंट। तो मैंने क्या कहा कि अमाउंट निकालने के लिए मैं 2 रास्ते अपना सकता हूं। एक तो मैं क्या करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर दूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा, जब मुझे पता है कि अमाउंट ये होता है कि प्रिंसिपल 100% है, उसमें मैंने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज जोड़ दिया, यानी कि 100 + 1 + 71.6 यानी 171.6, तो 171.6% ऑफ प्रिंसिपल, यही तो क्या होगा अमाउंट। तो 171.6 गुणा प्रिंसिपल की वैल्यू है 13,000 बटे 100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 0 हटा दूंगा मैं और ये पॉइंट हटा दूंगा। उसके बाद 13 को आप उधर से गुणा कर लो 6 से, 13 × 6 = 78, 13 एकम 13 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 20, 2 हासिल 13, 13 7 91, 91 और 2 93, 13 एकम 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 22। तो 22,308 रुपये उसको देना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो मैंने क्या इसके लिए अलग अलग किया, क्या पहले साल का जोड़ूं, फिर दूसरे साल का जोड़ूं, फिर तीसरे साल का जोड़ूं, इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन नहीं की ना। तो ये जो सवाल है इसके लिए ये तरीका ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये मेथड आपको बिल्कुल सीखना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, एक छोटी सी चीज है, इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको इसी पे एक सवाल और बता देता हूं, छोटा सा सवाल। हाँ, तो अगला सवाल मैं क्या बता रहा था आपको कि इस तरह से भी कई बार सवाल पूछ लेता है। मान लो आपका प्रिंसिपल है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है और रेट जो है वो 8% है। ठीक है, लेकिन आपका जो टाइम दे रखा है वो दे दिया 1 साल 1 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का दे दिया। तो और लेकिन जो ब्याज है, जो रेट है वो एनुअली है, अभी हम हाफ ईयरली के क्वेश्चन तो अभी कर ही नहीं रहे।
तो यहाँ पे 2 पूरे साल भी नहीं हो रहे हैं और 1 साल भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी मैं हाफ ईयरली की बात करता हूँ रेट में, तो अगर एनुअल रेट है और यहाँ पे 6 महीने की काउंट करनी है तो आधी रेट कर लेंगे। 8% है तो 6 महीने की कितनी होगी, 4% होगी। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या हो गया, एक रेट तो आ गई 8% जो कि है 1 साल के लिए, ठीक है। फिर दूसरी रेट आई 4% जो कि होगी 6 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हम रेट को निकाल सकते हैं। रेट क्या है कि जितना टाइम है उस प्रोपोर्शनल में ही डिवाइड होती चली जाएगी। मान लो 3 महीने की है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइम 4 से डिवाइड हो गया तो रेट को भी उतने से ही डिवाइड करेंगे जितना कि टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे इफेक्टिव रेट ER वो कितनी आएगी, 8 + 4 + 8 गुणा 4/100, ये आ जाएगी आपकी इफेक्टिव रेट। कितनी हो जाएगी, 12 + 8 और 4 कितना, 8 चौक 32 होता है तो 0.32, तो 32.32% ये आ गई आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ से आपको अगर CI पूछ ले कि CI बताओ, तो CI आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12.32% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 4000। 4000 के नीचे आप यहाँ पे लगाएंगे 100, 2 0 कट गए हैं, यहाँ से पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 9, 4 एकम 4, तो 492.8 रुपए, ये कितना आ जाएगा आपका, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर चीज आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको इससे समझा सकता हूँ कि अगर आपको ये जो रेट है इसको किस तरीके से लेना है। मैं अगर आपको ये बोल देता कि ये महीने 3 महीने का है, मान लो सेम क्वेश्चन है, आप इसको इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला मैं इसी को, यही चीज है, रेट भी यही है, कंपाउंड जो हमारा टाइम है उसमें चेंज कर रहा हूँ, बस मैं सिर्फ टाइम में चेंज करूंगा, 3 चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं 3 मंथ कर देता हूँ, 3 मंथ कर देता हूं, तो मैंने 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 = 12 महीने, तो 12 महीने का रेट कितना है, 8% है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 8/12, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। अगर ये भी मेरे को पूछ लेता 2 साल और 1 महीने, तो मैं यहाँ पे 2/3 लगाता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे 3 महीने हैं, तो यहाँ पे ये 2/3 है, इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या कर दूं, 2% इसका आ जाएगा। तो हमारे को जो इफेक्टिव रेट निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, 1 साल की रेट जो कि है 8%, 3 महीने की रेट जो कि है 2%, तो हम इसका निकालेंगे 8 और 2 + 8 गुणा 2/100, तो कितना आ जाएगा आपका 10.16% ऑफ, ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर आप 4000 को 10.16% निकालते हैं 4000 का, तो जो आपके पास आएगा वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। यहाँ पे मैंने महीने ले लिए, यहाँ पे मैं मान लो चेंज कर देता हूँ थोड़ा, 10% ब्याज दर है, ठीक है, 14,000 रुपए है, और यहाँ पे मैं दे दूं कि 1 साल 73 दिन, ये कई बार पूछ लेता है, 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है, 73 डेज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब एक बात समझिए, आप एक बात समझिए कि जब भी ये सवाल देता है तो आपको ये देखना है कि 1 साल में कितने महीने दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन आ गए। जब मैं बात कर रहा था महीने की, तो महीने में तो कोई डाउट होता ही नहीं है। महीने तो आपके कितने होते हैं 1 साल में, 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं, लेकिन दिन आपको कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि साल 366 दिन का लूँ या 365 का लूँ। नॉर्मल जो ईयर होता है वो 365 दिन का ही होता है। तो आपको मानना है 365 दिन का अगर साल है तो 365 दिन का, ये तो देखो 1 साल का तो क्या हो गया, 10% हो गया रेट, ये तो R1 तो कितनी होगी 10%, लेकिन यहाँ पे जो रेट आएगी वो हमें निकालनी है। आपको पता चल गया कि 365 दिन की रेट जो है वो R यहाँ पे है 10%, एक दिन की कितनी होगी 10/365, ठीक है। तो 73 दिन की कितनी हो जाएगी, 73 डेज की हो जाएगी 10/365,
365 गुणा 73, तो आप इसको काटेंगे, ये 5 बार कटता है, आ जाएगा आपका अगेन 2%। तो 73 दिन का 2% आ जाएगा आपके पास रेट। ठीक है, तो यहां से जब आपको पता है कि दोनों रेट आपके पास आ गई हैं, एक आ गई है 10% और दूसरी आ गई है आपके पास 12%, तो यहां से आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी 10 + 2 + 10 गुणा 2/100। ठीक है, तो यह आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12.02%। ये क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट ऑफ इस प्रिंसिपल। अगर मैं ये निकाल दूं इस प्रिंसिपल का 14,000 का 12.02% निकाल दूं, तो वही क्या आएगा आपका CI आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 14,000 गुणा में 12.02/100। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने इतना सारा आपको ये वाली चीजें बताई है कि इस कॉन्सेप्ट से हमें किस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरी चीज क्या निकल जाती है, अमाउंट निकल जाती है। इसी फॉर्मूले से एक और चीज भी निकल जाती है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। यही सवाल देखिए, सवाल है जैसे प्रिंसिपल है 14,000, रेट है 10% और आपको पूछा है यहाँ पे मान लो CI माइनस SI पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? CI माइनस SI क्या है? टाइम भी यानी आपको 2 साल दे रखा है क्योंकि 1 साल तक तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। अगर आपकी रेट है जो वो एनुअली दे रखी है तो ये कभी नहीं बदलता, 1 साल तक वही ब्याज लगता है, क्योंकि 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि जो नया प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट बन जाएगा। अब जो नया प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा अब। ठीक है, लेकिन 1 साल तक सेम रहता है। फिर 2 साल बाद क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वही पूछा है। तो इसी फॉर्मूले में जब मैंने कहा था x% और y% की दो दर हैं, तो x + y + xy/100 था। ये जो है ये xy/100 जो है यही बताता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड से कितना कम है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, मैं आपको एक सवाल जैसे एग्जांपल में बताता हूँ। 100 रुपए था, 100 रुपए पे 10% ब्याज लग रहा था। कितना रुपए लगा? पहले साल 10 रुपए लगा। फिर 110 हो गया तो दूसरे साल ब्याज कितना लगा? 11 रुपए लगा। तो कितना हो गया? 21 रुपए हो गया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट रखूं इधर, ये तो हो गया हमारा CI, इधर रखूं मैं SI, तो पहले साल भी 10 रहा, दूसरे साल भी 10 रहा, मिलके कितना हो गया? 20 हो गया। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। वो अंतर कैसे निकालेंगे आप? 10 गुणा 10/100। अगर आप यही चीज देखें, मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं प्रूव करके देखूं तो क्या आ गया? 10/100 बराबर 1%। तो ये 1% का क्या है? यही तो कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड लगा इसीलिए 1% ब्याज इसको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये xy/100 क्या दिखाता है? ये बताता है कि CI में से SI जो निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमें निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? सिर्फ CI माइनस SI निकालना है। तो इसकी वैल्यू होती है xy/100। अब xy की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे सेम है यानी 10% है, तो 10 गुणा 10/100 यानी कि 1% आएगा। अब 1% किसका? 14,000 का। तो 1% 14,000 का कितना होगा? इसको 14,000 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 140 रुपए। तो ये 140 रुपए का क्या है? CI और SI के अंदर अंतर है। इस तरीके से इन सवालों को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधार पे मैं कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को, इस जो फॉर्मूला है, इसको कहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा जिससे आपका और आसानी से सवाल हो जाएंगे। उससे आपका एक डायग्राम बनेगा और उससे आपके मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी एक स्पेसिफिक केस है, वहां पे उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो कौन सा मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये आपका सेंस तब काम करेगा, तब डेवलप होगा जब आप बहुत सारे सवाल करोगे। आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कम से कम 500 सवाल जब कर लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मैं आपको जब वीडियोस पूरे कराऊंगा तो आपको उसकी सारी चीज़ें बताता रहूंगा
कि ये जो मेथड है वो दूसरे किस सवाल पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मेथड तो सेम है, ऐसा नहीं है। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। आप क्या करते हैं, अपने जो मेथड होता है, ओरिजिनल मेथड होता है, उसी को कंप्रेस कर देते हैं, उसमें से कुछ स्टेप्स को गायब कर देते हैं। लेकिन कई बार वो स्टेप्स जब आप गायब करते हैं तो कैलकुलेशन आपकी एक तरीके से रफ हो जाती है। वो रफ को कैलकुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ काम आती है, किस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, किस पे नहीं करनी है, वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले और मेथड्स भी मैं आपको बताऊंगा और आप वीडियो को देखते रहिए। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।